नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। आज प्रदेश में ड्राई रन है। तीसरा ड्राई रन 15 जनवरी को भी होगा। राज्य के 309 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन जो है वो आज यानी कि जो ड्राई रन किया जा रहा है, और 15 जनवरी को 41 सेंटर्स पर ड्राई रन होगा और 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। 87,588 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगेगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है इस पूरे कार्यक्रम की पूरी तैयारियों की मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं। सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी की वर्चुअल मीटिंग में सीएम त्रिवेंद्र रावत भी शामिल हुए। मीटिंग में पीएम ने कोविड वैक्सीन को लेकर चर्चा की। मुख्यमंत्रियों से पीएम मोदी ने बर्ड फ्लू पर भी बात की है। वहीं पीएम की मीटिंग के बाद सीएम त्रिवेंद्र ने समीक्षा की और 16 जनवरी के लिए तैयारियां पूरी करने के निर्देश भी दिए हैं। तो देखिए, कल जो एक मीटिंग होती है जिसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत भी शामिल होते हैं, प्रधानमंत्री सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ जब मीटिंग लेते हैं, कुल मिलाकर ड्राई रन की तैयारियों की बात करें और कैसे वैक्सीनेशन हर स्टेट करेंगे, उनकी क्या प्रिपरेशन है, इन सारे पहलुओं पर बात हुई। प्रदेश में वैक्सीनेशन कैसे किया जाएगा, किन्हें पहले वैक्सीन दी जाएगी, तो ये इन सारे पहलुओं पर जो है मुख्यमंत्री खुद एक्टिवली मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 87,000 की जो संख्या है, इन लोगों को वैक्सीन लगेगी, जिसमें आपके मेडिकल जो स्टाफ यानी कि हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो आते हैं, तो पहले उन्हें वैक्सीन लगाई जाएगी। भारती हमारे साथ जुड़ी हुई है और सुनील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज ड्राई रन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि जब 16 तारीख से वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाए, वैक्सीन लगनी शुरू हो, तो दिक्कतें ना हो। सुनील, क्या अरेंजमेंट है आज की बात करें तो? सुनील, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? शायद आवाज नहीं आ रही। भारती, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? तो बताइएगा किस तरह से ड्राई रन की तैयारियां की गई हैं। जी जीनत, देखिए आज कोविड वैक्सीनेशन के फाइनल ड्राई रन किया जा रहा है और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो पुरानी गलतियां, कुछ लूप होल्स जो थे, उनको ना दोहराया जाए, क्योंकि 16 तारीख को फाइनल वैक्सीनेशन का दिन है जिस दिन लोगों को वैक्सीनेशन यहाँ पर लगेगी। तो कुछ जो लूप होल्स है, लूप होल्स इन द सेंस जिसमें डेटा एंट्री में दिक्कतें आ रही थी, हेल्थ वर्कर्स को अगर उनके मैसेज नहीं आ पा रहे थे, तो ये सब चीज़ें जो है वो देखी जा रही हैं और आज फाइनल ड्राई रन को किया जा रहा है प्रदेश भर में। देहरादून की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर पूरी तैयारी की हुई है। जिलाधिकारी कह रहे हैं कि उनकी तरफ से पूरी यहाँ पर तैयारियां हैं और किस तरीके से इसको हर फेज में यहाँ पर किया जाना है, 3 चरणों में किया जाना है, उसको लेकर आज फाइनल ड्राई रन यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात ये, क्योंकि देखिए 3 स्टेप्स हैं इसके, वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले ठीक है, सिलेक्ट हो जाएंगे कि किन लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, उनकी लिस्ट बनेगी। फर्स्ट आपके जो है डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, सेकंड पे आपको वैक्सीन लगाई जाएगी और थर्ड पर कोई असर तो नहीं हो रहा, वो चेक किया जाएगा। सुनील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो बताइएगा ड्राई रन को लेकर किस तरह की तैयारियां की गई हैं, क्या अभी की तस्वीर है? देखिए जीनत, व्यापक स्तर पर ड्राई रन की तैयारियां हैं और जिस तरह से अनुमान जताया जा रहा है कि 14 या 15 जनवरी तक उत्तराखंड में कोविड की वैक्सीन यहां पर पहुंच जाएगी, तो इसको लेकर फुल प्रूफ तैयारियां हैं। आज 309 सेंटर पर प्रदेश भर में ड्राई रन का ये तीसरा चरण है जो आज किया जाएगा और इसमें देखा जाएगा कि जो अंतिम तौर पर जो खामियाँ हैं, हालांकि पिछले 2 ड्राई रन भी पूरी तरह से सक्सेस रहे हैं, जो खामियाँ रही हैं उनको दूर किया गया है और तीसरा सबसे बड़ा ट्रायल है, 309 सेंटर पर ये ट्रायल किया जा रहा है और जिस तरह से अनुमान है कि 14 या 15 जनवरी तक वैक्सीन उत्तराखंड पहुंचेगी, तो 2 कोल्ड चेन स्टोरेज बनाए गए हैं। आपके पीछे जो तस्वीरें हैं क्या ड्राई रन से रिलेटेड है, तो दिखाइएगा जरा हमें, अब किस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं। आपके पीछे मैं काफी हलचल देख भी पा रही हूँ। शायद आवाज़ जो है वो नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन कुल मिलाकर प्रदेश तैयार है और मुख्यमंत्री जो है वो खुद मॉनिटरिंग करें। बहुत शुक्रिया
आप दोनों का जुड़ने के लिए। तो उत्तराखंड भी तैयार है वैक्सीनेशन को लेकर। अब बात बर्ड फ्लू की कर लेते हैं, क्योंकि बर्ड फ्लू ने उत्तराखंड में भी दस्तक दे दी है। प्रदेश में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। कोटद्वार और देहरादून के 2 सैंपल्स पॉजिटिव मिले हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा से कौवों की मरने की पुष्टि हुई है। भोपाल लैब की रिपोर्ट आने के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसे लेकर आज गाइडलाइंस जारी हो सकती हैं। बताया जा रहा है कि वायरस से मनुष्यों में संक्रमण नहीं होता, ये बात जरूर कही जा रही है। उत्तराखंड में बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद उधम सिंह नगर की हम बात करें, प्रशासन अलर्ट हो चुका है जिला। इसके बाद डीएम रंजना राजगुरु ने बर्ड फ्लू रोकथाम के लिए जिले के जलाशय क्षेत्रों में वन विभाग ने प्रवासी पक्षियों की ड्रोन से मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उधम सिंह नगर जिले में बैगुल डाम, धौरा डाम, नानक सागर और शारदा सागर क्षेत्र में विदेशी पक्षी बड़ी संख्या में मौजूद हैं, जिसकी वजह से एवियन इन्फ्लुएंजा के संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। जानकारी मिली हम लोगों को, तो हमारी जो पशुपालन विभाग है उनको निर्देशित किया गया है कि वो पूरे अलर्ट पे रहें और जहां से ऐसी सूचना मिलती है पूरा उनकी टीम तैयार रहे। का दिन पूर्व सीएम हरीश रावत के बयानों की सियासत से भरा रहा। हरदा का कहना है कि कुछ भी हो 2022 के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा तय होना चाहिए। इस बात से समर्थक तो खुश हो गए, लेकिन पार्टी के जो नेता हैं वो परंपरा ना होने का हवाला दे रहे हैं। सोमवार की सुबह पूर्व सीएम हरीश रावत ने सोशल मीडिया में एक संदेश लिखा और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव से कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर देना चाहिए। हरदा के इस पोस्ट के बाद उनके समर्थक खुश हो गए। विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल और राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा ने कहा कि यही होना चाहिए और चेहरा हरीश रावत होना चाहिए। लेकिन जब हरीश रावत से सवाल पूछा गया तो उन्होंने करनी काट ली। जो है सत्यता यह है कि देवेंद्र जी ने जो कुछ कहा, मैं उनका बहुत आभारी हूं और ये भी है कि हम सब लोग इस चुनाव में साथ साथ खड़े हैं और मैंने एक असमंजस बहुधा जो दिखाई देता है वो असमंजस हटा दिया। मैंने कहा कि मेरी वजह से किसी तरीके के असमंजस में पार्टी न रहे और मैं कोई भी व्यक्ति हो मैं उसके पीछे खड़ा हूँ। हरीश रावत के बयान पर न प्रीतम सिंह ने कुछ कहा और न ही प्रदेश प्रभारी ने, लेकिन नेता विपक्ष इंदिरा हृदयेश का बयान आया कि चेहरा घोषित करना कोई परंपरा नहीं है। ये कांग्रेस की परंपरा है। जब हमारा बहुमत आ जाता है तब हम तय करते हैं कि कौन नेतृत्व करेगा। स्वयं हरीश रावत मुख्यमंत्री रहे, उस समय भी ऐसा हुआ। इंदिरा हृदयेश का बयान क्या आया? शाम होते होते हरीश रावत का एक और बयान सामने आया और हरीश रावत ने कहा कि परंपरा की कोई बात नहीं है। कई राज्यों में चेहरा घोषित करने के रिजल्ट अच्छे रहे हैं और उत्तराखंड में मुकाबला बीजेपी से है, इसीलिए महायुद्ध के लिए कमांड तय होनी चाहिए। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। तो वहीं श्रीनगर गढ़वाल में हरीश रावत ने जहां इस मामले पर भाजपा को अपने बयान की वजह बताया, वहीं राज्य मंत्री धन सिंह रावत कहते हैं कि कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई नेता बनाने की है, जबकि भाजपा की जनता का भला करने की। चुनावों को साधारण चुनाव नहीं रहने दिया है, ये युद्ध के तौर पर लड़ती है, तो इसलिए बहुत आवश्यक है। बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, जहां बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग की तारीख तय कर ली गई है। मीटिंग 16 जनवरी को बीजापुर में मौजूद सेफ हाउस में होगी। मीटिंग में सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, तीनों महामंत्री, मंत्री मदन कौशिक, धन सिंह रावत और सभी सांसद शामिल होंगे। मीटिंग में पिछले कार्यों की समीक्षा के साथ ही मंत्रियों और विधायकों के दौरों की भी समीक्षा होगी। इसके साथ ही पार्टी की आगे की रणनीति की भी समीक्षा होगी। साय के समय वो मीटिंग होगी, जिसमें कोर ग्रुप के सभी सदस्य उपस्थित रहेंगे और पूर्व में जैसे कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिशा निर्देश जारी किए थे, उनके अनुसार मंत्रीगण कहाँ कहाँ प्रवास कर रहे हैं, कितने उनके प्रवास हुए हैं और संगठन के जो कार्य हमें दिए गए थे, उन सभी कार्यों की समीक्षा इस ग्रुप में होगी। उत्तराखंड में स्कूलों पर सियासत चरम पर है। नई नवेली आम आदमी पार्टी ने स्कूलों पर सवाल उठाए तो सरकार ने उसी भाषा में करारा जवाब दिया। आम आदमी पार्टी राज्य में आने वाले दिन से लगातार स्कूलों को लेकर मुखर रही है, लेकिन अब आपको उसी की भाषा में बीजेपी सरकार की तरफ से करारा जवाब मिला है।
शिक्षा विभाग की तरफ से राज्य के शानदार स्कूलों की तस्वीर शेयर की गई है और यहाँ तक कह दिया गया कि उत्तराखंड के स्कूल किसी मायने में कम नहीं है और अन्य राज्यों के स्कूलों से कहीं बेहतर है और पढ़ाई भी इनोवेटिव है। कि राजनीतिक बिसात बिछ चुकी है, बाजार गर्म हो चुका है, चुनाव आने वाला है, तो ये वो ठग टाइप के लोग हैं जो उत्तराखंड को लूटने के दृष्टिकोण से आए हैं। इनकी शिक्षा की गुणवत्ता पे और शिक्षा के महत्व से इनको कोई मतलब नहीं है और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ईमानदारी से जानती है कि किसी ने बड़े मन के साथ विद्यालय शिक्षा पे काम किया और मैं इन पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। असल में उत्तराखंड और दिल्ली की भौगोलिक परिस्थितियों में जमीन आसमान का अंतर है। दिल्ली का एरिया सिर्फ 1500 वर्ग किलोमीटर है तो वहीं उत्तराखंड 53,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। लिहाजा दिल्ली से 35 गुना बड़े उत्तराखंड से कोई तुलना ही नहीं है। ऊपर से अधिकांश इलाके पहाड़ी हैं। अब भले ही आप सेल्फी विद स्कूल कैंपेन चला रही है, लेकिन सवाल कई खड़े हो रहे हैं। इनको आने वाले समय में शिक्षा के लिए काम करना जरूरी है। जनता ये समझ चुकी है और जनता इनको बदलाने के लिए इसीलिए तैयार हो चुकी है। आम आदमी पार्टी राज्य में पैर जमाने के लिए तमाम तिकड़में भिड़ा रही है, लेकिन फिलहाल तो आम आदमी पार्टी की मुहिम की हवा सरकारी तंत्र ने पूरी तरह से निकालने का दावा कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। उधर खो नदी पर प्रस्तावित झील को लेकर आखिरकार प्रदेश सरकार ने स्वीकृति दे दी, जिसके बाद जल्द ही झील का निर्माण शुरू होने जा रहा है। मंत्री हरीश सिंह रावत का कहना है कि खोह नदी में 2 जगह झील बनाई जाएगी, जिसमें एक झील दुर्गा देवी मंदिर के पास बनेगी जबकि दूसरी झील सिद्धबली मंदिर से थोड़ी दूरी पर बनेगी। उन्होंने कहा है कि झील का निर्माण सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। पर हमने 2 झीलें, एक सिद्धबली मंदिर से ऊपर और दूसरा दुर्गा देवी मंदिर से ऊपर, 2 झीलें लघु सिंचाई विभाग ने एक को 5.5 करोड़ के आसपास का एस्टिमेट है और एक का लगभग 7.5 लगभग 7.25 करोड़ का एस्टिमेट है। दोनों को प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होने के बाद कैंपा के माध्यम से दोनों योजनाओं को स्वीकृति की हरी झंडी दे दी गई है। बहुत जल्दी इन योजनाओं पर काम शुरू होगा। उधर राज्य में छात्रवृत्ति घोटाले में एसआईटी की रिपोर्ट से हाईकोर्ट नाराज है। हाईकोर्ट ने एसआईटी को आदेश दिया है कि 3 मार्च से डिटेल जांच प्रोग्रेस रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाए। कोर्ट अब इस मामले की 4 मार्च को सुनवाई करेगा। हालांकि याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने कहा है कि पूरे मामले को सीबीआई को रेफर कर दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि पहले एसआईटी अपनी रिपोर्ट दाखिल कर ले, तब कोई विचार किया जा सकता है। देहरादून पुलिस ने एक फर्जी एसडीएम को गिरफ्तार किया है। जी हां, फर्जी एसडीएम जो जमीन खरीद फरोख्त के नाम पर धोखाधड़ी किया करता था। अश्विनी कुमार नाम का आरोपी कई लोगों को लाखों का चूना लगा चुका है। बताया जा रहा है कि आरोपी अपने साथियों के साथ मिलकर तहसील के बाहर जमीन की समस्या के लिए आए लोगों को अपने झांसे में लिया करता था और पैसे लेकर फरार हो जाता था। मामले में पुलिस अभी 3 आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। आरोपी अश्विनी जो है ये पहले भी जेल जा चुका है। प्रकरण आया है जिसमें एफआईआर हुई है और जिसके बाद गिरफ्तार किया गया है। तो अब जो इसके साथी हैं इनको पकड़ने के बाद कुछ और चीज़ें इसमें सामने आएंगी, पूछताछ इससे चल रही है और इसके अलावा हो सकता है कि इसकी गिरफ्तारी की जानकारी पाकर कुछ लोग जिनके साथ इस प्रकार की धोखाधड़ी हो चुकी है वो भी सामने आए, तो उस पर भी फिर कार्रवाई की जाएगी। खबर देहरादून से है, जहां लंबे समय से फरार आरोपी नंद पंडित को पुलिस ने पंजाब से गिरफ्तार कर जेल भेजा है। मामला 2017 का है, जहां नंदू के साथ 9 लोगों ने मसूरी में महिला के साथ गैंगरेप किया और बहुत ही बर्बरता से उसकी हत्या कर दी थी। आरोपी नंदू अपने 3 साथियों के साथ फरार चल रहा था। मामले में आरोपी नंदू के 5 सहयोगी पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं। 2017 में एक केस हुआ था, काफ़ी सनसनीखेज केस हुआ था मसूरी में, जिसमें कि एक महिला की गैंग रेप करके हत्या कर दी गई थी। उस समय उसमें 9 लोग प्रकाश में आए थे, जिसमें से 5 तो उसी समय गिरफ्तार हो गए थे, लेकिन 4 तब से लगातार फरार चल रहे हैं। इन 4 के ऊपर 5-5 हज़ार का इनाम है, तो इनमें से एक अभियुक्त पकड़ा गया है जिसके ऊपर 5,000 रुपये का इनाम था। पौड़ी के घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में विभिन्न अनियमितताओं की जांच हो सकती है। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि कॉलेज को लेकर विभिन्न शिकायतें उन्हें भी मिली है, मुख्यमंत्री को बताया जाएगा। साथ ही उन गड़बड़ियों और अनियमितताओं के मामलों की भी जांच की जाएगी। 3 दिन पहले ही कई अनियमितताओं की शिकायत पर कॉलेज के निदेशक को हटाकर सीडीओ पौड़ी को निदेशक का चार्ज दिया गया है। घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में मुझको भी लोगों ने कुछ शिकायतें दी हैं और मैं अभी दौरे करने के बाद मुख्यमंत्री जी से उस शिकायत के बारे में ज़रूर कहूँगा और अगर
वहाँ पे कोई अनियमितता हुई होगी, कोई भ्रष्टाचार हुआ होगा, कोई भी गड़बड़ होगी तो निश्चित रूप से उनकी इंक्वायरी की जाएगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रामनगर में काशीपुर रोड के एक बागीचे में बीती रात खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें एक पक्ष ने एक परिवार पर धारदार हथियार से हमला किया। एक महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिसमें महिला को हायर सेंटर रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि संघर्ष 2 माली परिवारों के बीच हुआ, जिसकी जो वजह थी वो आपसी रंजिश बताई जा रही है। उत्तरकाशी में पुलिस मीटिंग के दौरान पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने प्रदेश के सभी 9 पर्वतीय जिलों के लिए आदेश दिए हैं कि इन सभी जिलों में प्रत्येक थाने के अंतर्गत एक गांव को गोद लिया जाएगा, जिससे कि पुलिसकर्मी ग्रामीणों और प्रशासन सहित अन्य विभागों के बीच समन्वय बना सके। 9 पर्वतीय जनपद हैं, उन सभी जनपदों में यात्रा सीजन के अलावा पुलिस कर्मियों पर थोड़ा समय रहता है, तो उसके लिए अब हमने आज से आदेशित किया है कि प्रत्येक थाना एक गांव को गोद लेगा और उसके विकास हेतु और उसकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने हेतु जो अन्य विभागों से तालमेल बैठाना पड़ता है उस सब में सहयोग करेगा, जिससे कि गांव का विकास हो सके। टिहरी झील बोट यूनियन के सदस्यों ने टिहरी झील विशेष क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण टाडा पर केंद्र सरकार की गाइडलाइंस की अनदेखी का आरोप लगाया। टिहरी झील बोट यूनियन के सदस्यों का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा बोट सहित सभी वाहनों के फिटनेस के लिए 31 मार्च 2021 तक की डेट बढ़ा दी गई है, जबकि टाडा द्वारा बोट के फिटनेस और सर्वे को लेकर बोट मालिकों को नोटिस भेजा जा रहा है। वहीं मामले में टाडा की सीईओ का कहना है कि इस संबंध में अधिकारियों से बात की जाएगी और उसके बाद ही आगे का फैसला लिया जाएगा। द्वारा जो है हमें लगातार नोटिस दिए गए हैं कि आप अपने सर्वे दोबारा कराइए। जब भारत सरकार ने इस सर्वे की रिपोर्ट बढ़ा दी है तो क्या ये जिलाधिकारी महोदय या टाडा विभाग या भारत जल्द ही पर्यटकों को नैनीताल के बाजारों और उन बाजारों में क्या क्या खास है इसकी जानकारी बेहद ही आसानी से मिल जाएगी। इसके लिए नैनीताल में संस्कृति के अनुरूप गेटों का निर्माण होगा, जो नैनीताल की खासियत की पहचान देंगे। इसके लिए तल्लीताल में 70 लाख से गांधी चौक से डीएम कार्यालय तक कार्य जल्द शुरू होगा। तिब्बतीय बाजार और नैना देवी मंदिर की भी जानकारी मिलेगी। इसके साथ ही मल्लीताल बाजार के लिए अलग गेट तैयार किया जाएगा, जिसमें नैनीताल की नमकीन और बाल मिठाई के साथ ही बड़ा बाजार की जानकारी होगी, जिसका फायदा देश भर के पर्यटकों को होगा। जो हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति है, उसके अनुरूप हम उसको विकसित करने जा रहे हैं। इसी क्रम में मल्लीताल में भी हमने मल्लीताल बाजार को पहचान देने के लिए, तिब्बतियन मार्केट को पहचान देने के लिए हम भव्य एक सुंदर संस्कृति के अनुरूप गेटों का निर्माण करने जा रहे हैं। हमारी ये भी कोशिश है कि जो छोटी छोटी मार्केट्स, छोटे छोटे पार्किंग स्थलों की मांग है, इसके लिए भी हम प्रयासरत हैं। नैनीताल में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। नैनीताल के पंत पार्क में अवैध रूप से दुकानें लगाने का खुलासा हमने किया था, जिस पर अब नगर पालिका ने बड़ी कार्रवाई की है। पालिका ने आज बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि पंत पार्क और मॉल रोड के अवैध जो दुकानें हैं वो हटाई जाएं। सभी रेहड़ी पटरी दुकानदारों को वेंडिंग जोन में भेजा जाएगा। असल में यहाँ के लिए तय 121 की बजाय करीब 400 दुकानें लग रही थी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।